ये आगे बढ़ेंगे, हारेंगे नहीं। क्या सोचते होंगे लोग कि लड़का क्या कर रहा है जयपुर में, पढ़ तो नहीं रहा है। सर 10 किलोमीटर मतलब जहाँ ये रहते थे वहां से अपार्टमेंट में पैदल जाते थे। 10 किलोमीटर ही वापस आना होता था सुबह। असफलताएं होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा था कि हर बार असफल हो रहे थे आप? लगातार 20 एग्जाम में आप असफल हुए। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आई हुई है, जो कि पोस्ट बहुत कम आई है इस बार। तो प्रथम प्रश्न पत्र की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के इस खास सेशन में एक ऐसी खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगा जो जिनके संघर्ष से मैं काफी स्वयं प्रभावित हूँ। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ सर का। और सर आज वर्तमान में प्राध्यापक परीक्षा में टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन है सर का। तो सर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव बावपड़ा से आते हैं। इनका संघर्ष अगर आप सुनोगे, जो कहानी है वो आप सुनोगे तो स्वयं आपके आंखों से भी आंसू आ जाएंगे कि इतना कोई संघर्ष के बाद में भी इस स्थिति में पहुंचा है। सर इतिहास विषय में नेट जेआरएफ, एमफिल, उसके बाद में वर्तमान में सुकुल व्याख्याता में चयन और अभी पीएचडी भी कर रहे हैं। गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो बीकानेर के है वहां से सर की पीएचडी चल रही है इतिहास विषय से ही। इतनी कठिन संघर्ष जो अपन जानेंगे इस सेशन के दौरान कि क्या ऐसी चीजें रही कि इतने चीजें होने के बाद, इतने संघर्ष होने के बाद भी इस स्थिति में पहुंचे। और वर्तमान में इतिहास विषय में भी सर गहरी रुचि रखते हैं। कई इतिहास लेखन की कई ऐसी बुक्स भी आई हैं सर की, जिनमें इतिहास लेखन का कार्य किया है। तो काफी कुछ जानेंगे। और इतिहास विषय में अगर वो किताबें भी आजकल स्टूडेंट का अगर कोई इतिहास विषय से कोई तैयारी भी कर रहा है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर की हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, तो सर की किताबें तो सभी ने लगभग ने पढ़ी ही होंगी। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सर के बारे में चीजें और जानने के बारे में जानेंगे। तो मैं सर इस चीज का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ कि इतनी कठिन परिस्थिति में, जैसे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप जयपुर जाकर पढ़ाई कर सकें, गांव में भी रहकर भी तैयारी नहीं हो पा रही थी, फिर भी उसके बावजूद भी आप जयपुर गए उस जिद को लेकर कि मुझे कुछ बन के आना है और कुछ बन के ही आओ, ये तमन्ना थी आपके अंदर। जब घर से निकले, जब आपने मेरे को कुछ बता रहे थे मित्र फ्रेंड्स कि आखिरी वास्तव में जब सलाम करके आए थे घर को कि जब मैं आऊंगा तो एक बड़ा व्यक्ति ही बनकर आऊंगा, मतलब गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेकर ही आऊंगा। और वो आपने कदम पा भी लिया, वो सफलता को मंजिल मिल ही गई। तो सर मैंने चीजें तो चूंकि आई जाती हैं ऐसी चीजें, मैं तो मुझे तो पता ही है कि जो वो समय था जब कॉलेज समय के दौरान जब तैयारी के लिए बहुत सीमित चीजें मिलती थी, यानी कि लगभग दिन के 15 से 20 रुपए होते थे सर के पास में। चूंकि चाय के सर शौकीन थे, तो उन पैसों का तो क्या करते थे, चाय पीते थे। और चाय पीकर जो अब जो दिन की 2-3 चाय हो जाती थी, तो 8-10-15 रुपए उसी में खर्च कर देते थे। तो सर 10 किलोमीटर मतलब जहाँ ये रहते थे वहां से अपार्टमेंट में पैदल जाते थे 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर ही वापस आना होता था। सुबह 5 बजे निकलते थे और वहां जाकर पूरे दिन भर, मतलब सर का ये था कि पढ़ाई का ये जुनून था कि पेड़ के नीचे रहकर भी, मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर जाके मौज मस्ती की, नहीं, मौज मस्ती के साथ उन्होंने मौज मस्ती तो की ही, लेकिन वहां पर पेड़ के नीचे बैठकर भी सर अकेले एकांत में वहां पर भी 2 से 3 घंटे पढ़ के जाते थे। तो सर काफी कुछ चीजें रही। तो मैं जानना चाहूंगा आपके संघर्ष की उस यादगार कहानियों को। मैं चाहूंगा कि अपने यूट्यूब चैनल पर अपने विद्यार्थियों को वो आप साझा करें, ताकि आज के जो युवा हैं आपसे काफी कुछ सीखने को मिले। और इस जब ये प्रतियोगिता का दौर है, इस प्रतियोगिता दौर में हर कोई भाई इतनी चीजें नहीं रह पाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जयपुर जाकर नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, या फिर बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं हो पाती है। और वो कई बार तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे मिलते हैं कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं, तो मैं तैयारी कैसे करूं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन आपने उन चुनौतियों को पार करके इस मुकाम को हासिल किया है। तो मैं जानना चाहूंगा उस कहानी के उस दौर को, उस संघर्ष के यादों को आज, ताकि सभी लोग आपके उस चीजों को सुन सकें, उस चीज को याद कर सकें, और उस चीजों को देखकर वो भी चाहें कि आपकी जो कहानी जो उस कहानी से सीख कर उनको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले कि हाँ, अगर आप कुछ
कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी जो लाइफ है, प्रारंभिक जो लाइफ है बचपन से, उसके बाद जो 12वीं के बाद हमारी जो लाइफ होती है, ग्रेजुएशन लाइफ, पूरी कठिन दौर से रही है। जो मेरा ये विषय है इतिहास, ये संयोगवश मुझे मिला था। 12th क्लास में मेरे पास संस्कृत, भूगोल और राजनीति विज्ञान विषय थे। तो जब हमने बीए में एडमिशन लिया था, मेरे पास ये विषय नहीं था। मैंने एडमिशन में जो 3 चॉइस भरवाते हैं, उसमें तीसरे उस पे था इतिहास विषय का। तो मुझे यानी कि आपने इतिहास विषय गलती से चूज किया था? गलती से। अच्छा। फिर गलती से मुझे मिला, तो फिर वहाँ मैंने कहा कॉलेज में कि सर मुझे गलती से मिला है, मैं नहीं लूँगा। क्योंकि पहले ये मानते थे कि इतनी डेट्स, इतने युद्ध कैसे याद होंगे। तो एक सर ने समझाया, नहीं आप इसको लो और इसमें आप जीवन बनाओ, बेहतर जीवन है इसमें। तो मैंने उस दिन ठाना था कि अब इतिहास में जीवन बनाएंगे और इतिहास को जिएंगे और इतिहास में सब कुछ करेंगे। और उसकी बदौलत है कि आज इतिहास के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, उसी की प्रेरणा है जो आज इतिहास में मैं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सुना है कि आप सर जब घर से आए थे तब आपके पास में एक भी पैसा नहीं था, शायद एक भी रुपया घर वालों ने नहीं दिया था। बिल्कुल। और आपके पास बैग तक नहीं दिया था घर वालों ने तो। बैग था ही नहीं सर। अच्छा। बिल्कुल बैग था ही नहीं मेरे पास। तो जो गांव में जो यूरिया खाद हम डालते हैं खेतों में, उसका एक कट्टा था, उसमें मैंने किताबें रखी और कपड़े रखे। और सच बात है, उस समय सर मेरे पास जूते तक भी नहीं थे, तो मैं चप्पल से यूं आ गया। और ये भी सर एक संयोग था। मैं एक बार किसी मरीज के साथ जयपुर आया था, तो उस समय हाउसिंग बोर्ड में तत्कालीन कमिश्नर थे नीरज के पवन साहब। मैं उनसे मिला। काफी लोग कहते थे कि भाई नीरज के पवन साहब मदद करते हैं सबकी। तो मैंने की, हमें मदद तो नहीं, हमें गाइडेंस चाहिए, जो देखेंगे। मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है पीजी के लिए, क्योंकि सर खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने कहा कि आप इस टेस्ट को पास करो, फिर मेरे पास आप आना। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं देखता हूँ। उस साल मैंने सर एंट्रेंस एग्जाम पास किया और पास हो गया सर, लेकिन मैंने एडमिशन उस साल नहीं लिया। उसका रीजन था सर, मेरे पास फोन नहीं था, तो मुझे वहाँ लिस्टें जो निकलती थी उसका आइडिया ही नहीं लगा। अच्छा सर, आपका जब डीएसएसबी में दिल्ली में जो एग्जाम होता था वहां पर टीजीटी में चयन हो गया था, तो वहां पर जब टीजीटी में आपका चयन हुआ तो उस समय आपको पास में फोन तो चूंकि होते। जब मेरा पीजी में यहाँ एंट्रेंस में मेरा यहाँ पर चयन हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं लगा। तो मेरे दोस्त थे धर्मेंद्र, उन्होंने कहा था कि भाई आपने जो एंट्रेंस दिया उसमें सिलेक्शन हुआ। मैंने जो फिर उन्होंने कहा कि डेट तो निकल चुकी है। मैंने कोई नहीं, इस बार वेट करेंगे। तो सर उस बार बीएड का पीटीटी एग्जाम दिया हुआ था, नंबर आ गया। अब नंबर आ गया सर, संयोग सच बताऊं, बीएड में फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। फिर घर में एक फ्रीज था, उसको बेचा और कुछ पैसे यार दोस्तों तो घर वालों किसे कुछ झगड़ा नहीं हुआ, फ्रीज बेचा ऐसा नहीं, घर वालों ने सहयोग किया था ना भाई, हमारे पास तो ये विकल्प है। और एक दो दोस्तों ने सहयोग करके वो बीएड की फीस भरी। तो लेकिन मेरा सर टारगेट था कि मुझे एक सपना होता है सर राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ना, वहां से एमए करना। तो एक सपना था मेरा कि यूनिवर्सिटी से मुझे पीजी करनी है। जैसे ही मेरा अगली बार पीजी में एंट्रेंस का आया, मैंने दोबारा एग्जाम दिया और उसको पास किया। फिर जब मैं आया था सर, घर वालों ने मना किया, गांव वालों ने मना किया कि पहला लड़का था उस गांव से जो हाई एजुकेशन के लिए मैं जयपुर आ रहा था। गांव वालों को और घर वालों को पता था कि ये लड़का कर लेगा कुछ आगे जाके, लेकिन उनको यूं डर था कि कोई है नहीं, कहाँ रहेगा, रहने के लिए नहीं है इनके पास, ये जाएगा कहाँ। तो मैं उस स्थिति में सर मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे करना है और मुझे नेट जेआरएफ करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है। उस टाइप से मैं लक्ष्य लेके आया था और मैं आ गया सर में। और मैंने देखा ही नहीं कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। मैंने की अपन नियत ठीक रखेंगे, मेहनत करेंगे तो नियति मेरा साथ देगी। और इसी के परिणाम है सर कि आज भी जो नियति है और जो मेरा साथ दे रही है। सर क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज का दौर वो डिजिटल का युग है, और इस डिजिटल युग में शायद ही कोई ऐसा बिरला ही इंसान होगा जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है। सर उस युग से आते हैं, क्योंकि युग तो बहुत पहले से ही आ चुका था स्मार्टफोन का, लेकिन मैं देखना चाहूँ कि लगभग 3 साल पहले तक स्मार्टफोन नहीं था सर के पास। एक कहानी छोटी सी मैं आपको साझा करना चाहूंगा कि डीएसएसबी का जब चयन हुआ टीजीटी में, सर को पता नहीं था कि इनका चयन हो गया। जब चयन हुआ उसके लगभग 20 दिन या 1 महीने बाद पता चलता है कि इसका रिजल्ट आ गया है। और सिलेक्शन का तो पता ही नहीं था, क्योंकि चूंकि चेक कहाँ पर करें, क्योंकि जो डीएसएसबी जो भी उसके फॉर्म्स होते हैं वो मेल्स पर या ई डोजियर के रूप में चीजें भेजती हैं।
तो अब चेक कहाँ से करें, स्मार्टफोन था नहीं, ईमेल थी लेकिन चेक कैसे करें, कीपैड फोन था, वो भी किसी के शायद किसी फ्रेंड ने दिलाया सर कीपैड फोन। हाँ, नहीं, कीपैड तो लिया था मैंने सर अच्छा, फोन। ठीक है। तो कीपैड फ़ोन के साथ में सर रहते थे और वो भी शायद इतना अच्छे से यूज़ नहीं करता था। मैं तो जब भी देखता था कीपैड फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ ही मिलता था मुझे तो। तो अब सिलेक्शन हो चुका था एग्ज़ाम का और चीज़ें निकल चुकी थी, मतलब लोगों का लगभग का वहाँ पर पोस्टिंग हो चुकी थी। उसके बाद में पता चलता है, किसी ने बताया कि डीएसएसबी का रिज़ल्ट आ चुका, आपका क्या हुआ? तो उस समय सर ने देखा कि मेरा तो शायद देखा नहीं मैंने रिजल्ट का, तो वहाँ पर जब जाके ई मित्र की शॉप पर चेक करके आए, तो सर का जो नंबर थे वो मेरिट से 7 नंबर ज्यादा थे। यानी कि जनरल में सिलेक्शन हो रहा था सर का, जनरल मेरिट को क्वालिफाई कर रहे थे। काफी भागदौड़ की सर ने, लेकिन फिर भी चयन नहीं हुआ। तो उस चीज को सर आपने कैसे, मतलब ऐसा होता है कि जब आप इस परिस्थिति में थे और उस समय भी आपका सिलेक्शन हो चुका था, तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे क्या रहा होगा वो समय। सर उस समय एक दोस्त का फोन आया, जैसा आपने बताया था। मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि भाई ये रिजल्ट आया। मैंने देखा तो मेरा चयन हो गया। मैंने फिर मित्र में गया कि भाई मेल के जरिए इडोजियर मांगती है डीएसएसबी। मैंने कोशिश की, नहीं हुई। उसमें आ रहा था कि जो डेट थी वो निकल चुकी है। तो फिर मैंने भाग दौड़ की, कुछ हो जाए, मौका मिल जाए। तो दिल्ली में रूल्स है डीएसएसबी का, वो एडोजर एक बार मौका देती है, बाद में मौका नहीं देती। तो मेरा नहीं हुआ। और उस समय एक्चुअल में सर फैमिली को आवश्यकता थी, बहुत ज़रूरत थी। फैमिली इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। सिस्टर की उस समय शादी हुई नहीं थी। तो हमें उस समय जब जॉब की आवश्यकता थी, मिली नहीं। काफ़ी मैं परेशान रहा, मैं बहुत हताश हो गया। और घर वालों ने मतलब एक मुझे डांटा कि एक कितनी बड़ी लापरवाही है, आपने ध्यान नहीं रखा। भाई फॉर्म आपने भरा है, एग्जाम आपने दिया है, पास आप हुए हो, तो ध्यान रखना चाहिए कि मेल आएगा क्या। तो घर से एक तरह परेशान, मतलब घर वाले चाहते थे कि इस समय जॉब मिल जाती तो हमारी नैया पार हो जाती। लेकिन सर जो होता है, जो अच्छा होता है, मैंने ठीक है, मैंने की और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हारेंगे नहीं। मैं हिम्मत नहीं हारा सर, बिल्कुल भी। मैंने कितना भी दुख सहा, लेकिन मैंने उस समय किसी को ये बताया नहीं मैं दुख हूं। मैंने ठीक है, आगे देखेंगे, बढ़ेंगे, कुछ कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आपका एक योजना निकली थी राजीव गांधी मित्र योजना, उसमें भी सिलेक्शन हो चुका था। हाँ, पिछली सरकार में जो बेरोजगार युवा थे उनके लिए एक स्कीम्स आई थी, राजीव गांधी युवा मित्र योजना। तो उसमें क्या सिलेक्शन कर रही थी सरकार। तो मैंने सोचा, मेरा नेट हो चुका था, जीआरएफ हो नहीं रहा था बार बार में। क्योंकि जीआरएफ होता तो मुझे आर्थिक संबल मिल जाता। तो मैंने कि क्या करें, यहाँ जयपुर रह रहे हैं, पैसे मेरे पास है नहीं, कहाँ तक मैं यहाँ रहूँ। तो मैंने कि जॉब कर लेते। उसमें 7-17 हज़ार रुपये का था। तो मेरे एक दोस्त हैं और बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छा गाइड किया है, मार्गदर्शित किया है, मुझे अच्छी राह दिखाई है। दीनदयाल सैनी, उन्होंने मुझे सलाह दी कि नहीं, आपको यदि इस स्थिति से आप गुजर रहे हो तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन ये जॉब आप ज्वाइन नहीं करोगे और इसमें नहीं जाओगे। तो उसी के बाद मैंने फिर सोचा कि मन की और अब कुछ करना है। फिर आदरणीय गुरुदेव पप्पू सिंह प्रजापत जी ने मुझे समझाया एक बार कि भाई आप इतिहास में इस टाइप से पढ़े, में जो कमियां मेरे रह गई थी, उन कमियों को दुरुस्त करें, दूर करें आप लोग। तो सर 2022 का मेरा जो साल है वो बहुत लकी रहा मेरे लिए। उसी समय सर मेरा जीआरएफ हो गया। और जीआरएफ होने के बाद मैंने सर जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगता है वो दिया हुआ था। तो उसमें मेरा फिर एमफिल में सिलेक्शन हो गया। तो वहां से सर जो है जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई जब जीआरएफ हुआ सर। तो शायद मैं राजीव गांधी युवा मित्र ज्वाइन करता तो आज मैं उस पोजीशन पे नहीं होता। तो काफी संकटों का सामना किया। और ऐसा नहीं है सर, काफी असफलता है। रीट एग्जाम दिया तो उसमें फेल हुए। सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया तो उसमें मैं फेल हुआ। फर्स्ट ग्रेड के पहले जो एग्जाम दिया उसमें फेल हुआ। कहीं ना कहीं मेरी कमी रही, मेरी इनकी मेहनत में कमी इतनी रही। इतनी असफलताएं होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा था कि हर बार असफल हो रहे थे आप, लगातार 20 एग्जाम में आप असफल हुए, उसके बाद में ये जो सफलता मिली, तो उस पीरियड के दौरान, उस समय के दौरान आप कैसा अनुभव करते थे? सर बहुत जो अनुभव था वो बहुत खराब रहता था। क्योंकि मैं गांव से आया हुआ था तो लगभग 8 साल, 7-8 साल हो गई थी। तो गांव वाले फिर घर वालों को एक कहते हैं ना, गांव में वो कहते हैं कि आपका बेटा इतना दिन से वहाँ ये पढ़ाई कर रहा है, यूं तो नहीं, इसका शादी कर दो टाइम पे,
या कमाएं, क्योंकि मेरे साथ वाले जो वहाँ गांव में थे वो लोग कमाते थे, हर महीना कोई 20,000 रुपये कमा के ला रहा है, कोई 25। तो घर वाले कहते थे कि भाई अब जो पढ़ लिया है और ठीक है, अब आप लोग कमाइए, ये ऐसे कहाँ तक काम चलेगा। मैंने उनको समझाता था। फिर वो एक मेंटली प्रेशर बहुत रहता था गांव का, कि गांव में क्या सोचते होंगे लोग कि लड़का क्या कर रहा है जयपुर में, पढ़ तो नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, तो ये प्रेशर रहता था। लेकिन मेरा ये हमेशा था कि जाऊंगा एक दिन, कुछ बन के जाऊंगा गांव में और कुछ करूंगा, अपने लोगों के लिए करूंगा, वो संकल्प रहता था सर। संकट बहुत आते थे, कई बार तो बहुत हताश होता था जब रिजल्ट आता था सर। मेरे ध्यान है कि एक बार सेकंड ईयर का रिजल्ट आया था, तब मैं उसमें कुछ नंबरों से रहा था, तो मुझे नींद नहीं आई सर। मैंने अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मतलब यही सोचता था मैं, कि बहुत हताश हो जाता था कि इस बार नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास कोई वैकल्पिक और रास्ते थे नहीं, घर की कंडीशन थी नहीं सर मेरे पास। यार दोस्तों ने बहुत काफी मदद की, उसकी बदौलत में यहाँ पहुंचा। सर लोग तो इतिहास लिखते हैं, आपने तो इतने संघर्ष के बाद अपना इतिहास ही बदल दिया, अपने परिवार का इतिहास बदला है सर। आज जो मेरी पोजीशन है, तो आज मेरी वजह से मेरे परिवार को एक सम्मान मिलता है, सम्मानजनक स्थिति मिलती है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे समाज के प्रोग्राम होते हैं और लोग मुझे बुलाते हैं, मोटिवेशनल उसमें जाता हूँ, तो मुझे एक मंच मिलता है। तो ये सर, ये शिक्षा की ताकत है जिससे मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, मेरे परिवार को सम्मान मिल रहा है और मेरे माता पिताओं को सम्मान मिल रहा है। शिक्षा की एक बदौलत है सर, एक शिक्षा की एक ताकत है। अच्छा, एक खास बात मैं बताऊं दोस्तों, कि सर के पास में चूंकि कंडीशन ऐसी थी कि बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, तो दोस्तों की बुक लेकर दोस्त उस बुक्स को दिन में पढ़ते थे, सर दिन में तो बुक्स पढ़ते थे, दिन में आराम से सोते थे, लेकिन रात को उन्हीं बुक्स को पढ़कर, उसी बुक को पढ़ कर इतने सारे एग्जाम पास किए हैं, चाहे वो एमफिल में सिलेक्शन हुआ हो, चाहे नेट जेआरएफ की हो, और वर्तमान में स्कूल व्याख्याता। तो सर ऐसा कहीं लगा नहीं कि आपको कि इतने संघर्षशील जो परिस्थितियां रही, कि बुक्स भी आपको लोगों से लेकर पढ़ने की स्थिति थी ऐसी? ये सर शुरुआती जब मैं आया था, जब पीजी मेरी चल रही थी, तो हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में सर पीजी में सेमेस्टर होते हैं। तो उन सेमेस्टरों में क्या है सर, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग वो चैप्टर होते हैं, अलग अलग बुक्स से वो देखने पड़ते हैं। तो मैंने कि इतनी बुक्स मैं खरीद नहीं सकता, एक दो बुक्स मेरे पास होती थी। तो मैंने क्या किया सर, कुछ दोस्तों से मैं किसी से नोट्स, जैसे मेरा दोस्त है अमित सैनी, उनके जो बड़े भाई हैं दीनदयाल जी, उन्होंने उनसे मेरा संपर्क कराया, तो वो मुझे कुछ नोट्स दे देते थे। कोई किसी दोस्त से कुछ लिया तो उस हिसाब से। हाँ, फिर एक दोस्त ने एक बार कहा, यार आप खुद किताब ले नहीं सकते, बार बार लेते हो, क्या आदत है। मैंने सर उस दिन ठाना, और उस दिन के बाद सर मैंने मेरी लाइब्रेरी अलग बना ली। आज बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मेरे पास किताबों की। तो ये होता है सर। ये भी एक जुनून है जो सर कुछ ही लोगों में होता है, मैं तो शुरू से ही आपको देखता आया हूँ। और अब सर ये है कि जो हम बुक्स लिखते हैं, मैं माननीय पप्पू सिंह सर के साथ जो बुक्स लिखता हूँ, जो भी बुक्स आती है, जो सक्षम लोग हैं, मैं प्रयास करता हूँ, मेरी जो स्थिति थी, तो मैं जो सक्षम है, जो संपर्क करते हैं, मैं उनको जरूर बुक्स भेजता हूँ। सर अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आई हुई है, जो कि पोस्ट बहुत कम आई है इस बार, तो प्रथम प्रश्न पत्र की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि सर चूंकि लगभग 5 महीने बाकी हैं, तो इस 5 मंथ की जो फर्स्ट ग्रेड के प्रथम पेपर है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए सर, इतिहास देखिए सर, इसमें प्रथम जो प्रश्न पत्र है स्कूल व्याख्याता में, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रथम प्रश्न पत्र, चाहे वो सभी विद्यार्थी, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड हो, चाहे उनका या मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, या केमिस्ट्री, फिजिक्स या आर्ट्स का हो, सबका अपना अपना अलग महत्व है। क्योंकि सर देखिए, यदि कोई विद्यार्थी बायोलॉजी का है, तो स्वाभाविक है कि उसका इतिहास विषय कमजोर रहा है। यदि वो इतिहास विषय से है, तो उसका मैथ विषय है, और आपका साइंस है वो कमजोर है। तो उनको ये जो टोटल 75 जो सवाल आते हैं, एक उनको सर रणनीति बनानी होगी 75 सवालों के लिए, क्योंकि आप 75 में से 65 कर नहीं सकते, तो एक सटीक रणनीति होनी चाहिए जी। तो जैसे मान लीजिए कोई आर्ट्स विषय का विद्यार्थी है, तो इतिहास विषय को अच्छे से कर सकता है, राजस्थान जीके को अच्छे से कर सकता है, और जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको अच्छे से कर सकता है, करंट जीके अच्छे से कर सकता है, पॉलिटी अच्छे से कर सकता है, और मैं मानता हूँ सर रीजनिंग है, हिंदी है, और सर साइंस, उसको भी वो कर सकता है, यदि उसको लगता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर
कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट है, अगर उसको मैथ रीजनिंग नहीं भी आ रही है तो भी देखो एक स्मार्ट रणनीति होती है सर किसी भी बिल्कुल एग्जाम को पास करने की। आपको एग्जाम पास करने के लिए सब कुछ करना नहीं होता है, बिल्कुल। कुछ चीजें छोड़ने के लिए भी छोड़ने के लिए होती है, होती है। छोड़ने के लिए बनी होती है, छोड़ना महत्वपूर्ण होता है कि हमें महत्वपूर्ण क्या होता है। छोड़ना है। तो उसमें ये महत्वपूर्ण है सर, जैसे मान लीजिए आप मैथ में दिमाग लगा रहे हो, मैथ बार बार आप कर रहे हो और मैथ में आप सवाल हो ही नहीं हो ही नहीं रहे, रहे, तो समझ ही उसमें नहीं आ ये प्रयास करें कि जो आपका सब्जेक्ट है उधर आप जैसे मैथ के मान लीजिए 5 सवाल आ रहे हैं तो वहाँ 5 की जगह आप 10 बढ़ाएं। सब्जेक्ट यदि आपका मजबूत है तो वहाँ और मजबूती करें। बिल्कुल। तो और मेरा अगर मानना है कि उधर मजबूत आप बने। मजबूत तो करें। मैं मानता हूँ 75 में सब यदि 40 क्वेश्चंस भी आप कर पा रहे हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। किसी के 45 हो जाएंगे तो आप सब्जेक्ट में मजबूत करें उनको। चूंकि सर पोस्ट अभी जो जितनी आई है तो बहुत कम है, तो मैं जानना चाहूंगा कि एक एक पोस्ट, कई बार तो ये हो जाता है कि एक एक पोस्ट पर इतनी कम पोस्ट है तो सब लोग लगे पड़े हैं तैयारी के लिए, तो एक पोस्ट के लिए सब कुछ संघर्ष रहते हैं, उस एक पोस्ट के लिए क्या रणनीति हो सर? तो देखिए सर, जो अभी पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसियां बहुत कम है और साथ ही ये अच्छा फायदा इस बार ये हुआ है कि वैकेंसी के साथ ही एग्जाम डेट इन्होंने घोषित कर दी है आरपीएससी ने। तो मेरा एक मानना है कि ये जो स्मार्ट स्टडी है वो होनी चाहिए। अच्छा। कि एक तो सर जो विद्यार्थी जैसे स्कूल व्याख्याता का एग्जाम जो है, तो एक तो उनका ये है कि लगातार वो 1.5 साल से तैयारी कर रहा है कोई। अब इसमें बीच में ये कंडीशंस नहीं आनी चाहिए कि स्कूल व्याख्याता की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा रीट का एग्जाम भी है, मेरा बिल्कुल। आरएस का एग्जाम भी है, मेरा ईओआरओ एग्जाम भी है। कई बार क्या है जो पढ़ने वाले साथी हैं वो ये सोचते हैं कि भाई मैं रीट का कर लूंगा, थोड़ा सा पढ़ यानी कि के भटकाव ज्यादा है, हर कोई तैयारी कर रहा है हर हर एग्जाम कोई की। तैयारी देखो लगना जो सब्जेक्ट का है उसमें से लगेंगे जितनी प्रॉपर एक पोस्ट है। एग्जाम की तैयारी अगर करो किसी को भी उसको आधार मानकर तो सक्सेस, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और मैं ये मानता हूँ सर कि जो पिछले प्रीवियस पेपर हैं उनको आप स्मार्ट स्टडी करें, उनके अच्छे से आप देखें। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि प्रश्न किस प्रकार बनते हैं और खुद आप पढ़ के बनाने लगे कि प्रश्न इस प्रकार बनते यानी हैं, कि पैटर्न भी पता होना पैटर्न चाहिए। पता होना आज के चूंकि आरपीएससी अब पैटर्न बदल चुकी है सर। काफी मैंने स्टूडेंट देखे हैं, काफी मेरे साथी मैंने देखे हैं, पढ़ते खूब है, 17 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उनको यूं समझ नहीं आता जब एग्जाम आता है, एग्जाम हॉल वो जो है वो सही अटेंड नहीं कर पाते, प्रेशर नहीं झेल पाते। प्रेशर नहीं झेल पाता। उसका एक रीजन होता है अच्छा, कि इसमें मैं आपकी भी चीजें जानना चाहूंगा कि सर का एक चीज और बता दूं मैं कि सर कभी 3 घंटे 4 घंटे से कभी ज्यादा पढ़े ही नहीं, हमेशा मौज मस्ती में रहे, सिर्फ 3-4 घंटे की स्टडी से आप सिलेक्शन पा गए। सर कैसे कर लिया आपने? नहीं सर, एक्चुअल में मैं जो पढ़ता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। मतलब जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ता ही हूँ, उसमें पूरी तरह खो जाता हूँ। जैसे कोई भी मेरा सब्जेक्ट का मैंने बहुत उसको जिया है, सब्जेक्ट में जो भी मैं कुछ पढ़ता हूँ सर, तो मैं उसको पोस्टमार्टम करता हूँ एक तरह, उसमें छोड़ता ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल क्लीन एंड प्रिसाइज। हाँ बिल्कुल, उसमें से कोई भी सवाल आएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कहीं से भी कोई सवाल बन गया तो मैं निश्चित रूप से कर दूंगा सर। अच्छा। हाँ बिल्कुल ये रहता है सर। और मैं भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि काफी जो है साथी ये कहते हैं कि सर मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया, 5 बार रिवीजन क्या होता है? अरे जो आपको याद है वो तो याद है, जो चीजें याद आपके नहीं है, जो नए फैक्ट आपने देखे हैं पहली बार, उनको बार बार रिवीजन करो, उनको ज्यादा। अब ये नहीं कि आपका पूरा 10 पेज है, पहले 10 पेज पढ़े तो आज भी 10 पेज नहीं, उनमें 2 पेज ही पढ़ने अपन को टोटल। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। नहीं सर, 15 घंटे कोई घंटे का भी मायने नहीं रखते सर कभी, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर विद्यार्थी जो है उसकी अपनी एक क्षमता होती है। कोई 5 घंटे में कवर करता है, कोई 10 घंटे में करता है, किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, किसी का बहुत कम चलता है, तो घंटों से कभी ऐसा तुलना नहीं करनी चाहिए। सर तैयारी के दौरान शॉर्ट नोट्स कितने जरूरी हैं और शॉर्ट नोट्स से क्या वास्तव में कोई भी जॉब में सिलेक्शन पाया जा सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए सर, जो नोट्स है ना 2 टाइप से है, एक तो मार्केट में मिल रहे वो नोट्स हैं, एक खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स की बात तो मैं ये बता रहा हूँ सर, जैसे मान लीजिए एग्जाम से 15 दिन एग्जाम के रह गए और आपने किसी बुक्स को जो पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट में बता रहा हूँ मैं, मान लो 500 पेज की बुक्स है तो आप 15 दिन में 500 पेज की बुक्स तो पढ़ नहीं सकते। तो जब पढ़ते हो तो सर रणनीति होनी चाहिए कि चैप्टर वाइज आप शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ कि जिस चैप्टर से जो फैक्ट्स आपके क्लियर है वो आपको लिखने नहीं है, जो आपको लगे कि मैंने ये नए फैक्ट देखे हैं और ये मुझे याद नहीं हो रहा, तो उनको बार बार पढ़ने के लिए उसको आप मेंशन रख लो नोट्स में। जो आपको नए लगे या जो लगे कि इस फैक्ट को मैं भूल सकता हूँ, तो एक चैप्टर में से 15 फैक्ट मिलेंगे सर, ऐसे 20 फैक्ट, तो ऐसे हर चैप्टर से बना लो, शायद 5 पेज में पूरा काम हो जाएगा 500 पेज का।
अच्छा। सर भी चूंकि सब्जेक्ट की भी अहम भूमिका रहती है, अगर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की अगर बात की जाए, अपन केवल फर्स्ट पेपर से सफलता नहीं पाई जा सकती है, तो सेकंड पेपर के लिए 5 मंथ की रणनीति मैं जानना चाहूंगा आपसे, हर विषय के लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि इतिहास विषय के लिए, क्योंकि अदर जो विषय हैं, जैसे चाहे वो राजनीति विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, तो सभी सब्जेक्ट के लिए आप ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे विद्यार्थियों को? देखिए सर, मैं सबसे पहले ये सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे बीए जब हम करते हैं, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि बुक्स बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, ज़्यादातर सीरीज पढ़ते हैं। तो जो हमारा बीए का जो नॉलेज होता है सब्जेक्ट का, उतना नहीं हो पाता। पीजी में हम कोशिश करते हैं, जब सीरियसली हम लोग या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं सर, तो हम प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट को हम अच्छा करें। लेकिन सर, यदि आपने रेफरेंस पुस्तक पढ़ी है, टेक्स्ट बुक पढ़ी है, तो आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप किसी गाइड पढ़ रहे हो तो अच्छे राइटर की गाइड पढ़ो जिसमें सब कुछ मेंशन हो, सब तो कुछ वहाँ मिले। परेशानी नहीं होगी। अच्छा। अब सर, ये 5 महीने का जो टाइम है, ये मैं मानता हूँ पूरी तरह रेफरेंस और टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए तो पर्याप्त समय नहीं है। कम समय है। कम समय है, तो आप एक अच्छी जो गाइड, आपके जिस भी सब्जेक्ट में अच्छी गाइड आती है, जिसको आप आपके इनकी साथ ही एक गाइड आपको रेफरेंस तौर पे रखनी पड़ेगी सर। ठीक है। मैं गाइड का इसलिए समर्थन कर रहा हूँ अभी। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि देर रात तक निशाचर की तरह पढ़ना चाहिए, तो आप कैसा मानते हैं? सर ऑनेस्टली मैं तो बताऊं, मैं कभी सुबह उठ के कभी नहीं पढ़ा। देखो, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी, काफी लोग, आप तो निशाचर की तरह पढ़े हो रात को। मैं तो रात को ही पढ़ा हूँ सर, हमेशा रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, फिर लेट खड़ा होना। हर व्यक्ति की अलग होती है। कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो IAS IPS हैं, जो लोग रात को पूरी रात पढ़ते थे, दिन में सोते थे। तो ये सर हर व्यक्ति का अपनी वो है। कहते हैं कि सुबह शांत माहौल रहता है, ब्रह्म मुहूर्त रहता है, तो उसमें पढ़ना चाहिए। अच्छा। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी, कभी पढ़ो, याद करो और प्रैक्टिस करो, बस। बिल्कुल। समय कोई सा भी हो, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और बिल्कुल रेफरेंस बुक को एक साथ रखना है, और निश्चित तौर पे सफलता मिल ही जाएगी। प्रीवियस पेपर बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस पेपर, जैसे आप चाहे नेट के पेपर हो, पैटर्न पता चलता है उससे, नेट के पेपर हो, चाहे स्कूल लेक्चर्स के हो, या PCS के एग्जाम्स के हो, चाहे RS प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट के आते हैं वो पेपर हो, चाहे कॉलेज लेक्चर के पेपर हो, किसी भी के हो, उत्तर प्रदेश में काफी पेपर्स लगते हैं, उनके पेपर हो, तो किसी के भी हो सर, लेकिन प्रीवियस पेपर से आपको आइडिया लग जाता है। बिल्कुल सोल्व करना जरूरी है। अंतिम 1 माह जो एग्जाम्स का होता है, काफी कठिन रहता है, प्रेशर उसमें इतना हावी रहता है कि स्टूडेंट कुछ भी याद करता हो, याद रह नहीं पाता है। चाहे पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ले लो, क्योंकि प्रेशर इतना हावी हो जाता है एग्जाम्स के 1 मंथ जब बचता है उसमें, कि क्या पढ़े क्या छोड़े। सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि सब कुछ पढ़ लूं, उसमें जब समय कम बचता है तो एक इंसान हमेशा ये सोचता है कि ये भी मेरा बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, सब कुछ पढ़ने की सोचता है, लेकिन हो कुछ नहीं पाता है और वो सिर्फ समय गवा देता है। तो सर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि 1 मंथ लास्ट के में उसमें सटीक रणनीति अचूक। सर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मंथ के लिए क्या है कि एक तो सर उस समय नेगेटिव जो हमारे दोस्त होते हैं, जैसे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि मैंने 7 बार रिवीजन कर लिया, अभी मेरा एग्जाम ले लो, मैं पास हो जाऊंगा। और सच बात ये, ऐसे लोग सर उनके रोल नंबर नहीं मिलते। तो एक तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचो। उस समय उन लोगों से ही बात करो जो एग्जाम का समय है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देखें। यदि आप नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं तो वो लोग आपको और आगे बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं, उस टाइप से दें। सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 15 दिन एग्जाम के बचे थे, और फिर मुझे सर ये लगा कि मेरे विश्व इतिहास में मेरे कुछ याद नहीं, राजस्थान इतिहास मैंने ये नहीं पढ़ा, प्राचीन भारत में नहीं पढ़ा, मध्यकाल नहीं पढ़ा, आधुनिक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा सर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर मैंने इतिहास के जो विशेषज्ञ हैं पप्पू सिंह जी, उनसे पूछा, नहीं सब पढ़ा है, आपने चिंता मत करो। तो उन्होंने कहा कि कल टेस्ट लगेगा एक अपना, वो टेस्ट देना। मैं डर गया सर, क्योंकि पप्पू सिंह जी के जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े और लोगों के बजाय थोड़ा अलग होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि देना है टेस्ट। मैंने कि पप्पू जी के टेस्ट में दिए अपने 120 सवाल में से सब्जेक्ट में 70 सवाल हो गए, तो अपन पास है और फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बन जाएंगे। तो मैंने सर दूसरे दिन टेस्ट दिया और मेरे 84 सवाल सही हुए कटपिट। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन होगा। तो होता क्या है सर, एग्जाम 1 महीने में एक तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है सर, और एक जो आपने जो अब तक पढ़ा है 5 महीने से 1 साल से, नया नहीं पढ़ना। ओके।
हम फिर ये प्रयोग कर पाते हैं कि यार मैथ में हो सकता है 2 प्रश्नावली में कर लेता हूँ, 2 टॉपिक में कर लेता हूँ, हो जाएगा, बिल्कुल मैं रीजनिंग में देख लेता हूँ, हो जाएगा। तो हम नया जब प्रयोग करते हैं सर, समस्या जब आती है, फिर ना तो हम वो नया कर पाते और पुराना से भी हम डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ नया नहीं पढ़ना, और जो आपने जो यदि आपने कोशिश की शॉर्ट नोट्स बनाए तो उनको पढ़ लेना। यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते तो आप रिवीजन यदि करो तो आप स्पीड में रिवीजन करो। बिल्कुल। ये है। सर, बुक, नोट्स और गाइड, तीनों में से आप किसको बेहतर मानते हैं? और एग्जाम की तैयारी के दौरान कौन सी चीज जरूरी है? कई लोग बोलते हैं कि नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, कि नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा, और बहुत से लोग दावा करते हैं कि नोट्स से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अपने आप में कहीं क्या नोट्स परिपूर्ण होते हैं, नहीं या सर, फिर बुक्स पढ़ना जरूरी है? सर मैं बुक्स की सलाह दूंगा। अभी ग्रेड 2 का संस्कृत विभाग का जो एग्जाम हुआ है जीके का, नोट्स पढ़े कुछ आया ही नहीं, बुक से ही आया है। अच्छा। तो एक्चुअल में क्या होता है सर, जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो हम में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो कैसे कि मान लो हमने किसी भी जैसे मान लीजिए सर मेरा विषय इतिहास है, ओके। मैंने इतिहास विषय के किसी टीचर के नोट्स पढ़े, तो उसमें ये रहेगा कि यार इन नोट्स से आएगा या नहीं आएगा, ये संशय रहेगा, भरोसा नहीं रहता है। भरोसा नहीं रहता, डाउट रहता है उस पर। लेकिन हम यदि सर, लेकिन सर यही चीज अगर बुक्स पे भी तो लागू होती है कि नहीं सर, बुक्स तो सर एक्चुअल में जैसे आपको सब कुछ समाहित करके रखती है। हाँ, अच्छा। जैसे बुक्स में आपको मैं बता देता हूँ सर, जैसे कि मैंने प्राचीन भारत के लिए पप्पू सिंह प्रजापति जी की पढ़ी थी, तो उससे बाहर कुछ आया ही नहीं, एक भी सवाल नहीं आए थे। तो वे कॉन्फिडेंस आज भी है। इतिहास के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि पप्पू सिंह जी की बुक्स में है, तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो ये कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई आइए अच्छी गाइड ये बुक में पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से सब कुछ मिलना मिल जाए। नोट्स में सर ये होता है कि यार मैंने नोट्स तो पढ़ लिए पर आएगा या नहीं आए, तो कॉन्फिडेंस जो होता है ना एग्जाम को, वो लूज रहता है। अच्छा, तो लेकिन नोट्स का ये रहता है कि सर रिवीजन बार बार कर सकते हैं। जैसे नोट्स, क्योंकि बुक्स पढ़ने में काफी समय लगता है और काफी जटिल रहती है बुक्स नहीं सर, आप नोट्स पढ़ो लेकिन पहले बुक्स पढ़ लीजिए फिर नोट्स पढ़ लीजिए। अच्छा। और आपको लग रहा है कि आपने बुक से कुछ ज्यादा पढ़ा तो उसको नोट्स में वहीं उसी टॉपिक में मेंशन कर लीजिए। मान लीजिए आपने मौर्य काल में 10 फैक्ट नहीं पढ़े, तो मौर्य काल के जो नोट्स आपके जो हैं आपके रजिस्टर में, वहां नोट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, ठीक है सर, तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। सर को फिर भी आपको गाइड देते रहेंगे इस बारे में सर। और मैं सबको जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको एक ये बात कहना चाहता हूँ सर, जी सर, हिम्मत नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट ग्रेड में फेल हो गया, मेहनत जो है ना वो भगवान रखता नहीं है। मेहनत आप यदि ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी की मेहनत कभी जाया नहीं जाती। क्योंकि मेरा सर देखो मैंने धीरे धीरे लगा रहा, मेरा नहीं हुआ साल में बताया। जैसे 2022 मैंने नेट किया सर, जीआरएफ हुआ, एमफिल किया गांधी में, उसके बाद मेरा सर पीएचडी में कर रहा हूँ बीकानेर से। उसके बाद सर आप देख लीजिए मैंने 5 पुस्तकों पर पप्पू सिंह जी के साथ में लेखन का कार्य किया है। तो ये आपको जब लगे रहो बस, और कई बार आप जब सफल नहीं होंगे तो कई बार आपके विचार आपके पास, कई बार ऐसा लगेगा आपको कि यार जीवन यही कर लेते हैं, या तो पढ़ाई खत्म कर लेते हैं या जीवन का वो कर लेते हैं। लेकिन उस स्थिति में ऐसे कुछ विचार आपके भी आए सर? हाँ सर बिल्कुल आते हैं, किसके नहीं आते सर। आप कब तक आप घर वालों को, ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा कितने दुख पा रहे हैं, मेरे घर वाले बहुत संकट झेल रहे हैं, क्या यार बोझ बन रहा है घर वालों पे, नहीं पढ़ते तो हम लोग आज कुछ काम करते तो ठीक था। तो वो चीज आती है, हर विद्यार्थी का आती है, हर साथी का आती है। तो उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसे बिल्कुल नहीं घबराए। मैंने यहाँ तो इस मंच पर मैं ज्यादा बता नहीं सकता, मैंने बहुत संकट देखे हैं, बहुत दुख देखे हैं, और बहुत आंखों में आंसू आए मेरे जब भी ये सब। लेकिन फिर भी आखिर जो आपने सोचा था वो पा ही लिया। हाँ बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं सोचना कि जब हम तैयारी करते हैं तभी संघर्ष होता है। संघर्ष जॉब के बाद ज्यादा होता है। अच्छा। जॉब के साथ परिवार को आप कैसे रखोगे, पूरे रिश्तेदारों की आप पे अपेक्षाएं होंगी, अपेक्षा बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि भाई जॉब में भी आपके सामने काफी संघर्ष आएगा। जॉब आप जहाँ मान लीजिए किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, आप जाके वहाँ कार्यवाहक प्रिंसिपल बन गए तो बहुत समस्या आएंगी। तो समस्या तो आनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए जीवन में, और संघर्ष के साथ जो जीत होती है उसका मजा ही अलग है। ओके, तो सर आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और इस जर्नी में। लेकिन काफी कुछ मुझे भी आज कई नई चीजें जानने से मिली आपको उस संघर्ष में, और काफी कुछ स्टूडेंट को तो मिली ही। और सर फिर भी आगे आते रहेंगे, बार बार चीजें बताते रहेंगे, एग्जाम्स की सटीक रणनीति और क्या चीजें होनी चाहिए और बेहतर तरीके से बताते रहेंगे सर आपको। आगे भी चर्चा करेंगे सर। तो